सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बट क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी निर्मला शर्मा, योर फ्यूचर साइकेट्रिक नर्स। करेंटली आई एम परसुइंग माय एमएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स भोपाल। आप लोगों के डिमांड से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कौन से सब्जेक्ट वेटेज ज़्यादा रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि सारा टॉपिक्स हम कवर नहीं कर सकते। तो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बट क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो के एंड में मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज लिस्ट करके दे दूंगी, जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो लास्ट तक देखना ना भूलना, ठीक है। और कुछ प्रो टिप्स दूंगी जो कि मेरे लिए हेल्पफुल था, जिसकी वजह से मेरा AIR 75 आया था एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने नोट सेट दिया होगा, जिन्होंने नोट सेट दिया है ऑलरेडी, उनको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। उनको मैं ये बता दूं कि आपने नोट सेट के लिए जैसे तैयारी करी है, आपको वैसे ही तैयारी करनी है। अगर आपने कोचिंग लगाया है तो आपको कोचिंग कंटिन्यू करना है, जैसे वहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। बस आपको थोड़ा सा नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नोट सेट में यहाँ से सवाल कम पूछते हैं, बट एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। जो नोट सेट के लिए तैयारी करे वो वैसे ही करे। जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं लिया है ना, मैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए पढ़ाई। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहता है। आप लोगों ने काफ़ी पूछा है कि एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। तो पहली बात, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है BSc नर्सिंग में, वो सारा ही आपका सिलेबस है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना कि आप सारा सब्जेक्ट को ख़त्म कर जाओ इतने 2-3 महीने के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटेज किस किस सब्जेक्ट का रहता है। तो जो मेन सब्जेक्ट है उनका ज़्यादा वेटेज रहता है। सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। जी हाँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से मैक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चंस आता है वो भी हम आगे बात करेंगे, पहले हम वेटेज का बात करते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बाद लगभग बाकी सब्जेक्ट का वेटेज जो है ना ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, OBG हो गया, देन आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। उसके बाद आपका नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स, इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। देन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन का भी रहता है। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना, ये सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है। रिमेंबर दिस, स्मार्ट स्टडी करना है, ओके। उसके बाद आपका फार्मा से भी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ड्रग्स रहते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी मैंने आपको लास्ट में मैं बताऊंगी इस वीडियो का कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स आप क्या क्या पढ़े। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो हो गया वेटेज का बात। देखो, ईयर टू ईयर ना कभी कभी ये लोग भी पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो 2025 में फॉर एग्जाम्पल आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से वेटेज ज़्यादा था, तो 2026 में हो सकता है मे बी कि मेडिकल सर्जिकल से थोड़ा कम कर दे, वो साइकेट्रिक का बढ़ा दे या OBG का बढ़ा दे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, नॉर्थ सेट में भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वेटेज ज़्यादा रहता था, मगर अभी क्या होता है कि साइकेट्रिक, OBG, इन सब से भी अच्छा खासा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। अब देखो, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपका। जैसे कि मैं AIR 75 मिलने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया है। मेरा क्या स्ट्रेटेजी था, मैं रोज एक YouTube वीडियो देखती थी, 1 से 2 YouTube वीडियो देखती थी। स्पेशली मैं देखती थी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का, राजू सर का जो नर्सिंग सीरीज आता था वो, प्लस उनका चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जो MSc नर्सिंग को डेडिकेटेड है, राजू सर के द्वारा लिया गया क्लासेस है, वो भी मैंने पूरा देखा है। प्लस NNL1, उनका भी MSc नर्सिंग का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसको भी मैंने पूरा देखा है। आपको भी क्या करना है ना, ये सब कुछ देखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने देख लिया तो मुझे एक्सपीरियंस है कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है एग्जाम के दौरान, तो आपको भी वो देखना है। इन सारे चैनल्स का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
और एक बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, मगर अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि NNL-1 क्या करता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे वो MSc नर्सिंग का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उनके हिसाब से वो वीडियोस लेकर के आता है। तो अभी इस बार के सेशन के लिए भी वो लेके आएंगे। आपको वो सारे के सारे वीडियोस देखने हैं। मैंने लास्ट में भी बताया कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, आप प्लीज़ ज़रूर देखना। और अब दूसरा क्या करें, दूसरा आपको क्या करना है कि थ्योरी पढ़ना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगी वो पढ़ना है। और फिर आपको थ्योरीज पढ़ने हैं, प्लस रोज 3-4 थ्योरीज पढ़ के, या उससे ज़्यादा हो सकता है तो वेल एंड गुड, उन सब के MCQs उसी दिन सॉल्व करने हैं। प्लस रोज एक टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। आप मुझे पूछते रहते हो कि दीदी उत्कर्ष का कौन सा टेस्ट सीरीज बाय करे या किसका बाय करे। देखो, टेस्ट सीरीज सबका सेम रहता है, आप कोई सा भी बाय करो। और मैं आपको ये बता दूं कि MSc नर्सिंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज नहीं है। अगर आपको टेस्ट सीरीज बाय करना है तो नॉर्सेट वाला ही बाय करना पड़ेगा। ये सब कुछ मिला के ना आपको डेली 150 to 200 MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले तो वीडियो देखा आपने, फिर आपने क्या करा, थ्योरी पढ़ा, देन उसका MCQ सॉल्व कर, टेस्ट सीरीज दिया आपने। इन सब को मिला के आपको रोज 150 to 200 MCQ सॉल्व करने हैं। और जिस MCQ का क्वेश्चन आप गलत करते हो, जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हो, उनको लिख लिख के पढ़ना है, ताकि उसका रैशनल आपको पूरा सा दिमाग में आपका छप जाए। प्लस रोज रात को सोने से पहले आपने सुबह से लेके क्या पढ़ाई करा है उसको ना एक बार गो थ्रू करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप डीपली वापस रिवीजन करो, बट एक सुपरफिशियल रिवीजन करना है, ताकि आपको ना याद रहे माइंड में कि आपने क्या पढ़ा है। वो क्या कब करना है, रोज रात को सोने से पहले जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा ना उसको ऐसा देखना है। और जो MCQs का आंसर आपको नहीं आया था उसका रैशनल्स को आपको लिखना है ना, फिर उसको आपको रात को सोने से पहले एक बार पढ़ना है, ताकि ना वो अगर क्वेश्चन दोबारा है तो वो आपका गलत ना हो। और आपको वीक में ऐसे 2 डेज निकालने हैं जहां आपको वीकली रिवीजन करना है। उसमें से एक दिन आप ऐसा निकालो जहां आप वीकली रिवीजन करो कि आपने इस वीक में क्या क्या पढ़ा, वो आप रिवाइज करोगे। और दूसरा एक ऐसा दिन निकालो जहां आप ओवरऑल रिवीजन करो कि आपने इतने सारे दिन में जो जो पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन आप करो, ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि न्यू टॉपिक्स आप पढ़ते जाओ, पुराना आपको याद ही नहीं है। नहीं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन करना ना भूले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ते जाते कोई रिवीजन ही नहीं है। रिवीजन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिवीजन इज मस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ते समय में किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपका फोकस एरिया क्या पे होना चाहिए। बुक आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने यूज किया था टारगेट हाई। आपके साथ PR यादव है, आप वो भी कर सकते हो। मिशन परिचरिका है, वो भी कर सकते हो। सारे बुक के ना कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो बुक डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका कंसिस्टेंसी कितना है। बुक्स में जो गोल्डन पॉइंट्स देते हैं ना उनको ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। प्लस जो बॉक्सेस होता है ना, बॉक्स में देते हैं ना, रेड बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस में, उनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो क्या है ना, हाईलाइटेड टॉपिक्स होता है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो ऐसे हाईलाइट करके देते हैं, तो उनको ज़्यादा फोकस करना है। जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ोगे वो सारी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करना है, ठीक है। ये तो बात हो गया कि बुक्स में आपको क्या फोकस करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। पहला है एसिड बेस इम्बैलेंस। यस, एसिड बेस इम्बैलेंस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वहां आपको दिया रहेगा कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड pH इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस बनेगा। फिर आपको पूछेगा कि उसका कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है बताओ, ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको एसिड बेस इम्बैलेंस का क्वेश्चन को ऐसे घोल के पी जाना है, ताकि जितना भी घुरा के आए तो आपको करना आना चाहिए। दूसरा है ड्रग का एंटीडोट। आपको पूछेगा, ऐसा कोई सिनेरियो दिया रहेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या सिनेरियो के बेसिस में भी पूछ सकते हैं। कोई भी ड्रग का एंटीडोट पूछेगा, जैसे मान लो पूछ लिया हेपारिन का एंटीडोट क्या है, वारफरिन का एंटीडोट क्या है, मॉर्फिन का एंटीडोट क्या है। तो ऐसे ना इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स पढ़ के जाना। देन कार्डिनल साइंस ऑफ डिजीज, जितना भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस है ना उनका कार्डिनल साइन क्या होता है। जैसे मान लो ऐसे आएगा एग्जाम में कि
ये नहीं बोल रहे कि वो कार्डिनल साइन पूछेंगे कि ये कार्डिनल साइन क्या है, मगर वो घुमा के देंगे कि एक बच्चा है, उसका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा है, नॉन विलियस है नेचर में, बताओ कि प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो ऐसा करके देंगे तो आपको बोलना है कि आंसर लिखना पड़ेगा ना कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ऐसे जो कार्डिनल साइंस होते हैं ना वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली बनते हैं। ठीक, फिर एक क्वेश्चन ईसीजी से आना ही आना है। ईसीजी का पिक्चर दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ कि इसमें क्या हो रहा है करके, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना। आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आईवी फ्लूइड से भी पूछ सकते हैं कि क्या है ये आईवी फ्लूइड, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, क्या है। वैसे भी ऐसा सिनेरियो देके पूछ सकते हैं, या वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, सिनेरियो बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपको ना नॉर्मल रेंजेस याद रखना है, बहुत सारे चीजों का नॉर्मल रेंजेस याद रखना है, जैसे वाइटल साइन का हो गया, एडल्ट का, चिल्ड्रन का, न्यूबॉर्न का, प्लस नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना रहता है, मतलब रेंज, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कितने रहते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल कितना रहता है। तो ऐसे कई सारे चीजों का नॉर्मल वैल्यू का रेंज आपको याद रखना है। फिर वेरियस असेसमेंट टेस्ट होता है, जैसे कि ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस हो गए, इनका ना स्कोरिंग पूछते हैं। अगर इतना से इतना स्कोर कर रहा है तो वो क्या बोलेंगे, ऐसे करके। या फिर जीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे ईवीएम रहता है ना, तो सिनेरियो देंगे कि पेशेंट को बुलाने पे आँख खोल रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे करके ना वो एक क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो और पूछेंगे कि इसका जीसीएस कितना होगा। सिमिलरली आपगर स्कोर के लिए भी क्वेश्चंस आता है कि बेबी एट बर्थ साइनोसिस था या नहीं था, रोया कि नहीं रोया, एक्टिव कितना था, तो आपगर स्कोरिंग क्या होगा, ऐसे आएगा। सिमिलरली जो जीपीएलएडी स्कोर होता है ना ओबीजी में, वहां से भी वो पूछेंगे। मल्टीग्रेविडा आए थे ओपीडी पे विजिट के लिए, उनका इतने चिल्ड्रन लिविंग है, इतना डेथ हो गया, अबॉर्शन इतना हो गया, तो उसका स्कोर क्या रहेगा। तो ये स्कोरिंग वाले टेस्ट ना काफ़ी अच्छे से आता है, इसमें से कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको स्कोरिंग्स याद रखने हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, डन। देन एक क्वेश्चन जरूर बनेगा ड्रग कैलकुलेशन से, उसमें वो बता देंगे कि एक पेशेंट है, उसको ड्रग प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको 2 mg ड्रग मिलना है, लेकिन वाइल में जो है वो 5 mg पर ml है, तो आप कितना दोगे। तो फिर आपको ड्रग कैलकुलेशन आना चाहिए। या फिर ड्रॉप फैक्टर कैलकुलेशन भी आता है। ड्रॉप फैक्टर कैलकुलेशन में पूछेंगे कि 500 ml पर आवर करके जाना है, तो आप पर मिनट कितना करके दोगे। तो आपको ये आना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है। साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग घुरा फिरा के, तो टर्मिनोलॉजीज भी आपका क्लियर होना जरूरी है। नॉट ओनली साइकेट्रिक बट कहीं से भी पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं पिक्चर फॉर्म में, जैसे आपको मान लो एक एक्सरे का इमेज दिया होगा और फिर वो बोलेंगे कि बताओ कि ये क्या है, जैसे बूट शेप हार्ट दिख रहा होगा तो आपको बताना पड़ेगा वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट से है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, या फिर उसको सिनेरियो में भी पूछ सकते हैं कि ए पेशेंट इज एडमिटेड विद दिस कंप्लेन एंड एक्सरे इमेज शोइंग बूट हार्ट शेप, तो उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा। तो ये ना कार्डिनल साइन में आता है आपका, मैंने कार्डिनल साइन पहले भी बताया है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ठीक, देन जितना भी एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं ना, जैसे कि कुशमोल ब्रीदिंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं ना, तो वो सबको आपको पढ़ना है। वहां से भी क्वेश्चंस बनेंगे, पढ़ना है कि ये एबनॉर्मल ब्रीदिंग किस केस में होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। देन साइकेट्री में क्या पूछते हैं ना, वो पूछेंगे कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस देखने को मिलता है कौन सा डिसऑर्डर में। एल्जाइमर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे कि डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, तो आपको पता होना चाहिए। देन आपको वेरियस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि मान लो कैथेटर का साइज पूछते हैं। ठीक है, कि बच्चा में क्या कैथेटर का साइज यूज होगा, एडल्ट में क्या यूज होगा। ऑक्सीजन थेरेपी से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट जो ऑक्सीजन थेरेपी के मेथड्स है ना, जैसे कि वेंचुरी मास्क हो गया, नेजल कैन्युला हो गया, तो कौन कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कौन डिलीवर करता है, किस केस में क्या प्रिफर किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेंचुरी मास्क से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन कलर का, रेड कलर का, आपको याद होना चाहिए। प्लस कौन कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है ये याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन आईवी कैनुला का
कलर के साथ उसका साइजेस, इस टाइप से ना क्वेश्चंस बनते हैं। जिन्होंने कभी नोट सेट नहीं दिया होगा उनको आइडिया नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको ना कुछ तो आइडिया रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैंने जितना भी बताया है ना वहां से आप जरूर से जरूर पढ़ना, ठीक है। कम्युनिटी से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कम्युनिटी से कमिटीज होता है ना, जैसे भोर कमेटी, चड्डा कमेटी, इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भोर कमेटी कब आया था, चड्डा कमेटी किसने लाया था, इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है। प्लस इम्यूनाइजेशन से जरूर पढ़ना, वैक्सीन कोल्ड चेन जरूर पढ़ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी। नर्सिंग रिसर्च में मेनली कहाँ से क्वेश्चन आता है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना, जैसे कि टी टेस्ट, जैसे पेयर टी टेस्ट, एनोवा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इनसे ना क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, ठीक है, यहाँ से आते हैं। देन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो इनको फोकस करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एजुकेशन से लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहां से देखना, लीडरशिप का स्टाइल को अच्छे से पढ़ना। घुरा के एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम भी कि ऐसे ऐसे है तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक है ना, लेजर्स फेयर है ना, क्या है, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देन ग्रुप डायनामिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं स्टेजेस में से कि इस सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कौन से स्टेज में होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अगर आपके पास रिसर्च का एसके शर्मा का बुक है ना तो वहां से आप पढ़ना थ्योरीज को। प्लस एसके शर्मा के बुक में ही चैप्टर वाइज ना एमसीक्यूज भी दिया है, वो भी पढ़ना। समझ में आया, वहां से भी क्वेश्चंस बनते, सिर्फ टारगेट हाई पे ही सिर्फ भरोसा करके मत बैठना। तो ये तो थे कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया। आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगी। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ से 100 में से 100 क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी दिया है सारा क्वेश्चंस आएगा, ऐसा नहीं है। मगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफी मेहनत करके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है ताकि जिन्होंने अभी तक भी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है या जो ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं उसको एक गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिल सके। मुझे भी मेहनत लगता है ये सब टॉपिक्स को ना एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसर्च करना पड़ता है कि लास्ट ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वहां से बहुत सारा रिसर्च लगता है। मतलब ये एक दिन का काम नहीं है, रोज दिन का थोड़ा थोड़ा करके ना लंबा टाइम चलता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि आप लोगों का लाइक से ना मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे भी तो काम करना पड़ता है ना अपने स्टडीज के साथ साथ। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं भी ठीक है ना, मैं भी थोड़ा मेहनत करके वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि आप ही डिमांड करते हो। एक लाइक कर देना यार प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिया है वही सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, मगर मैंने जो दिया है वो जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां भी जाके मुझे फॉलो कर देना छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी टिल द वेरी एंड। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।